नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुणाल वैष्णव स्वागत करता हूं आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पहली शिक्षा एकेडमी के अंदर, जहां पे हम लोग हाफ ईयरली के चैप्टर्स को देखते हुए चल रहे थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे। तो आज हम आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं, जिसके अंदर आज तो हम लोग चैप्टर 1 to 8 कवर करेंगे। तो चैप्टर 1 to 8 की स्टार्टिंग से पहले मैं आपको शायरी से आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो बहुत प्रचलित शायरी है, सुनिएगा कि लहरों से नौका पार नहीं होती। सुना है कि लहरों से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी प्रकार आपको भी कोशिश करते चलना है। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के अंदर आपको भी अपना बेस्ट देना है और बेस्ट देने के बाद जो मार्क्स आएंगे उसको आपको स्वीकार करना है। अगर आपने अपना 100% एफर्ट लगाया है तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपका देखने को मिलेगा। अब हम जो है आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसके अंदर हमें 1 से लेके 8 चैप्टर को देखते हुए चलना है। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, एमसीक्यू से हम हर बार लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हाँ देखिएगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है NaOH के साथ में अभिक्रिया कर रहा है, जल का निर्माण कर रहा है और एक डैश 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 नाम की जगह छोड़ दी गई है। अब आपको बताना है कि डैश 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 की जगह क्या बनेगा। तो मैं इसके अंदर आपको बताऊं तो Al2O3, अच्छा NaOH क्या होता है, ये सारे हम जानते हैं। जी सर हम जानते हैं, NaOH होता है क्षार। क्या होता है? NaOH होता है क्षार या फिर बेस, हम इसे बोल सकते हैं। और देखिए बेस के साथ में क्या मिलाऊं कि जल का निर्माण होता है, बेस के साथ में क्या मिलाऊं। तो सर बेस की अगर हम रिएक्शन कराते हैं अम्ल के साथ में, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया जो है लवण प्लस जल का निर्माण करती है। यानी कि Al2O3 की प्रकृति क्या हो गई, Al2O3 की प्रकृति हो गई सर ये अम्लीय प्रकृति का हो गया और NaOH क्षारीय का होता है, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ पे जो बनने वाली चीज होगी वो होगी लवण। यहाँ पे जो बनने वाली चीज होगी वो होगी लवण, या फिर जिसे हम सॉल्ट भी कह सकते हैं, और जल का निर्माण होगा। अब लवण, तो पहली बात मैं आपको बताऊं, इन चारों ऑप्शन में से लवण देखना है, लवण कौन सा है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड तो कभी लवण होता ही नहीं है, हम लोगों ने आज तक नहीं पढ़ा कि किसी भी धातु के साथ में अगर हाइड्रोक्साइड जुड़ता है तो वो लवण होगा। यानी ए ऑप्शन तो सीधा सीधा कट रहा है। उसके बाद में न ही हाइड्रोक्साइड लवण होता है और न ही ऑक्साइड लवण होता है। तो इसी प्रकार ये Na2O जो दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है, ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है। और सोडियम ऑक्साइड जो है ये भी लवण नहीं होता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो सर अब ऑप्शन सी और डी में से एक होगा। ऑप्शन सी और डी दोनों ही लवण है। अब दोनों के अंदर से कौन बनेगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्रियाशीलता श्रेणी याद रहनी चाहिए कि जो क्रियाशीलता में पहले आएगा उसे हम पहले लिखेंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं क्रियाशीलता श्रेणी के अंदर सोडियम और एल्यूमिनियम की बात कर रहे थे कि O2 दोनों के अंदर लास्ट में ही है, बात करनी है सोडियम और एल्यूमिनियम की। तो सोडियम और एल्यूमिनियम के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन आता है, सोडियम सबसे पहले आता है। अगर याद हो आपको क्रियाशीलता श्रेणी, काशीनाथ का मैनेजर Na नाथ, ठीक है, मैनेजर आलू Al, तो Na जो है Al से पहले आ रहा है, यानी कि सर जो लवण बनेगा वो बनेगा NaAlO2। इस लवण के स्थान पे क्या नाम आएगा, NaAlO2, और इसका नाम जो है प्रचलित रूप इसे हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं हम इसे, सोडियम एल्यूमिनेट। साथ ही साथ लिखते चलिएगा, इसको हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये जो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा ये क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। यहाँ पे बनने वाला, इस अभिक्रिया में बनने वाला लवण कौन सा हो जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एका एल्यूमिनियम एका सिलिकॉन वर सेम टू, यानी कि जो एका सिलिकॉन, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी के अंदर एका सिलिकॉन का प्रयोग किया था, उसने बताया था कि भविष्य में हो सकता है कि कुछ तत्व खोजे जा चुके। वो जो है एस्ट्रोलॉजर था, भविष्यवाणी बहुत बढ़िया बढ़िया करता था, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर उसने क्या बताया कि हो सकता है, मान लो बच्चा, कि हो सकता है भविष्य में कोई तत्व खोजे जाए, ये तो बता दिया। अब तत्व खोजे तो जाएंगे, उसने नाम भी बता दिया कि अगर एक का एल्यूमिनियम कभी भी खोजा जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी जो होगी, उसके गुणधर्म जो होंगे वो सदैव और सदैव समान होते हैं गैलियम से। एक का एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूं मैं, किसी बात कर रहा हूं, एक का एल्यूमिनियम की। एका एल्यूमिनियम के गुणधर्म किससे समान होंगे, सदैव और सदैव गैलियम से होंगे। उसी प्रकार हमसे पूछा गया क्वेश्चन के अंदर एका सिलिकॉन, तो एका सिलिकॉन के गुणधर्म सदैव और सदैव समान होते हैं जर्मेनियम से। किससे होते हैं, जर्मेनियम और एका एल्यूमिनियम के जो एका सिलिकॉन के गुणधर्म जो है वो समान देखे गए। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है मेटल्स हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, यानी धातु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो मेनली धातु की पूछा गया है। तो किसी भी धातु के देखिए 1 से 8, क्या आज तक मैंने किसी धातु के ऊपर देखा है प्लस का 7 आवेश आता है? प्लस का 7 आवेश आते किसी भी धातु के अंदर देख रखा है। यानी कि 1 से 8 बोल रहे हैं। 1 से 8 के अंदर क्या होगा कि धातुएं जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करती है, +7 उनके ऊपर चार्ज जो होता है आउटर मोस्ट शेल के अंदर। अगर हम बात करें मुख्य धातु, अगर कोई मेटल है तो मेटल के अंदर उनके लास्ट शेल के अंदर कौन से बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं अंतिम उपकोष की या फिर बाह्यतम उपकोष की। अंतिम कोश जिसे हम बाह्यतम कोश भी कहेंगे। तो बाह्यतम कोश की अगर बात करी जा रही है तो बाह्यतम कोश में अगर धातु है, मेटल है, तो मेटल के बाह्यतम कोश में कभी ना तो 1 से 8 होंगे, ना 7 से 9 होंगे, ना 10 से 13 होते हैं। मेटल के बाह्यतम कोश में हमेशा और हमेशा 1 से 3 इलेक्ट्रॉन ही देखने को मिलते हैं। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो इस लेक्चर का जो है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन वो हमने पहले ही कर लिया था। इस चैप्टर को हमने पहले कर लिया था, चैप्टर नंबर 3 से है मेटल नॉन मेटल से। तो वहां पे हमने ये बात पहले समझ ली थी कि धातुएं जो है 1 से लेके 3 किसी भी धातु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जैसे सोडियम के देख लीजिए, सोडियम के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम के 2 होते हैं। उसी प्रकार अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम के अंतिम कोश में अगर हम बात करें 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। एल्यूमिनियम के अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 से लेके 3 अगर अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन है तो वो होगी धातु, वरना वो धातु नहीं होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। द पॉजिटिव पार्ट इन जियोट्रोपिज्म इज, यानी गुरुत्वानुवर्तन के अंदर धनात्मक भाग होता है। गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है सबसे पहले जियोट्रोपिज्म में आपको समझाता हूं। चैप्टर नंबर 8 का चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन 1। अगर हम बात करें हार्मोन्स के अंदर, हार्मोन प्लांट के अंदर, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था ट्रोपिज्म और ट्रोपिज्म के 5 प्रकार, 5 या 4 जो हमारी बुक के अंदर देखे। तो जियोट्रोपिज्म के अंदर मैं आपको बताता हूं क्या होता है। जियोट्रोपिज्म यानी गुरुत्वानुवर्तन का मतलब होता है कि जो वृद्धि होती है, मूवमेंट होती है, गति होती है, वृद्धि मूवमेंट या गति, वो किसकी तरफ होती है? गुरुत्वानुवर्तन का मतलब गुरुत्वाकर्षण, यानी गुरुत्वाकर्षण का कहां लगता है? नीचे की ओर लगता है, पृथ्वी की ओर लगता है। तो जो अगर हम बात करें गति होगी, मूवमेंट होगी या फिर वृद्धि होगी तो किसकी तरफ होगी? वो धरती की तरफ होगी। तो बताइए पेड़ का कौन सा भाग धरती से जुड़ा हुआ होता है? अगर हम बात करें किसी भी पौधे की, किसी भी पेड़ की, तो उसकी जड़ें जो होती है वो धरती से कनेक्टेड होती है। कौन होती है? जड़ें जो होती है वो धरती से कनेक्ट होती है। तो जड़ें जो है वो धनात्मक भाग को शो करेगी और स्टेम्स यानी तने जो होते हैं वो ऋणात्मक भाग को शो करते हैं। लिख लीजिए साथ ही साथ, ये नेगेटिव यानी ऋणात्मक भाग को दर्शाती है। ऋणात्मक भाग को कौन दर्शाएगी? स्टेम्स। और धनात्मक भाग को कौन दर्शाती है? अगर हम बात करें तो रूट्स। किसके अंदर? जियोट्रोपिज्म के अंदर, गुरुत्वानुवर्तन के अंदर। अगर आपको फोटोट्रोपिज्म पूछे, केमोट्रोपिज्म पूछे तो उनके अंदर अलग अलग कंडीशन हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। विच, अच्छा ये वाई की जगह यहाँ पे कर लीजिएगा विच, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा विच। हाँ, विच इज नॉट आयोनिक कंपाउंड, निम्न में से कौन एक आयोनिक यौगिक नहीं है? तो आयोनिक यौगिक होने के लिए शर्त क्या होती है? आयोनिक यौगिक का मतलब होता है ऐसा यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। किससे बनता है? अगर हम बात करें आयोनिक कंपाउंड की, तो आयोनिक कंपाउंड का अर्थ हो गया सर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो भी आपके आयोनिक कंपाउंड बनता है या आयोनिक यौगिक बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। तो अब इनमें से पहचानना है। अगर मैं बात करूं उसमें पहले ऑप्शन की ही, तो पहले ऑप्शन के अंदर क्या होता है? Na के ऊपर धनात्मक आवेश होता है। Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है अपना, और Cl जो है उसके पास ऋणात्मक 1 आवेश होता है। Na क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा? Cl को दे देगा कि भाई मेरे पास तो फ्री है, तो एक काम कर, तेरे पास रख ले, जब मेरे को नीड होगी मैं तेरे से ले लूंगा, और इसको नीड कभी पड़ती नहीं है। तो Cl को ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देके क्या बनाएगा? बंध बनाएगा, और जो बंध इनके बीच में बनेगा वो आयोनिक बनेगा। सर आयोनिक क्यों बनेगा? आयोनिक इसलिए बन रहा है क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन Cl को ट्रांसफर कर रहा है, Cl को स्थानांतरित कर रहा है। और जब भी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर देखने को मिलता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? हमेशा और हमेशा आयनिक बॉन्ड बनता है, यानी कि NaCl जो होता है। अच्छा हमें यहाँ पूछा गया है आयनिक बॉन्ड कौन शो नहीं कर रहा, तो NaCl तो आयनिक बॉन्ड शो करता है।
उसी प्रकार MgOH का होल ट्वाइस। तो मैग्नीशियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं अपने, ठीक है, मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक OH के पास में ऋणात्मक आवेश होता है, पर OH कितने हैं, OH है 2, तो ये मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस OH हाइड्रोक्साइड समूह को दे देगा और यहाँ पे ये भी कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, ये भी हमेशा आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। मैं लिखता जाता हूँ यहाँ पे आयोनिक, ये भी आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। उसी प्रकार NaOH, Na के पास में एक धनावेश होता है, पॉजिटिव का चार्ज होता है, और OH यानी हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के ऊपर कौन सा चार्ज हो गया, हाइड्रोक्साइड के ऊपर हो गया, अगर हम बात करें तो ऋणावेश हो गया। अपना एक इलेक्ट्रॉन ये इस हाइड्रोक्साइड को दे देगा और NaOH यानी कि आयनिक बंध का निर्माण करेगा, आयनिक बंध होगा इनके बीच में। तो अब CH4 की अगर हम बात करें तो CH4 देखिए कार्बन आ गया, और जहां कहीं कार्बन देखने को मिले आपको तो कार्बन के मध्य अगर हम बात करें सहसंयोजक बंध होता है। कौन सा बंध होता है, सहसंयोजक, या फिर हम इसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग हमेशा और हमेशा कार्बन के अंदर देखने को मिलेगी, कोई और सी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, कार्बन हमेशा सहसंयोजक बंध बनाता है, कोवलेंट बॉन्डिंग ही बनाता है। तो यानी कि हमसे पूछा गया है कि कौन आयनिक यौगिक नहीं है, तो नहीं है, CH4 जो है आयनिक यौगिक नहीं होगा, इसी सी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर के अंदर अगर हम बात करें श्वसन वर्णक क्या होता है, कौन सा होता है, तो अगर मानव शरीर की पूछा गया है, मानव शरीर के अंदर श्वसन वर्णक हमेशा होता है हीमोग्लोबिन। कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है मानव शरीर के अंदर श्वसन वर्णक होता है। और अगर आपको पादपों की पूछ लिया जाए, किसकी पूछ लिया जाए, पादपों की यानी प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर श्वसन वर्णक जो होता है वो होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल होता है। इसके बाद में हमसे अगर मानव की पूछ ली तो मानव के लिखा हुआ है यहाँ पे, मानव यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है, ये होता है हीमोग्लोबिन। दोनों हमें याद रहनी चाहिए, एग्जाम के अंदर कोई सा भी पूछा जा सकता है, हीमोग्लोबिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हमें, तो दोनों के अंदर हमें याद रहना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 8th चैप्टर के अंदर से है कि ये 7th चैप्टर का ये बिल्कुल 7th चैप्टर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का ये है। तो उसमें पूछा गया है हाउ विल इंफॉर्मेशन ट्रेवल विद इन अ न्यूरॉन, कि एक तंत्रिका के अंदर संदेश किस प्रकार यात्रा करते हैं, यानी ट्रेवल करते हैं, एक भाग से दूसरे भाग, किस भाग की ओर जाते हैं, सबसे पहले किस भाग में होता है, फिर संदेश किस भाग में जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं इस पेन को उठा के दूसरी जगह रख रहा हूं, तो इस पेन को उठा के इस भाग से उठा के मैंने किसी दूसरे भाग के अंदर रखा, वैसे आपको बताना है कि संदेश सबसे पहले इस भाग के अंदर होता है, फिर इसके बाद इसके अंदर जाता है, फिर इसके बाद इसमें, फिर इसमें। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो संदेश जो होता है सबसे पहला होता है वो डेंड्राइट यानी कि ध्रुमिका के पास, किसके पास होता है, सबसे पहले संदेश आता है ध्रुमिका के पास में। तो सबसे पहले हमें चेक करना है डेंड्राइट किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है, डेंड्राइट ए में भी है, डेंड्राइट बी में भी है। सी और डी में बोला गया है कि एक्सॉन के पास में होता है, एक्सॉन के पास में क्या डायरेक्ट संदेश आता है क्या, नहीं आता, सी और डी डायरेक्ट गलत हो गए। अच्छा डेंड्राइट के बाद में अगर हम बात करें डेंड्राइट, तो डेंड्राइट होती है वो पतली पतली धागेनुमा संरचना होती है, उन धागेनुमा संरचना से साइटोन या जिसे हम जानते हैं कोशिका काय के नाम से भी, यानी सेल बॉडी, तो सेल बॉडी के अंदर आता है। डेंड्राइट से डायरेक्ट मैसेज किसके पास आता है, सेल बॉडी या फिर कोशिका काय, जिसे हम साइटोन के नाम से जानते हैं। तो ध्रुमिका के बाद में सेल बॉडी के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर ए के अंदर चीज दे रखी है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कि डेंड्राइट से डायरेक्ट मैसेज जो है वो एक्सॉन के अंदर जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी सही हो गया। 3 ऑप्शन गलत, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ए वाले का ऑप्शन चेक कर ले, डेंड्राइट से सेल बॉडी में जाता है, बिल्कुल जाता है। सेल बॉडी में एक्सॉन, बिल्कुल सेल बॉडी से एक्सॉन। एक्सॉन के बाद में वो जाता है नर्व एंडिंग, जिसे हम कहते हैं तंत्रिका का अंतिम भाग, तंत्रिका अंत बोलते हैं या फिर तंत्रिका का अंतिम भाग, उसके पास जाता है। तो सबसे पहले क्या याद रखना है, डेंड्राइट, ध्रुमिका, ध्रुमिका जाएगा सेल बॉडी या कोशिका का है, फिर जाएगा एक्सॉन, फिर जाएगा ये तंत्रिका अंत या फिर नर्व एंडिंग के अंदर। तो ये चीज हमें याद रखनी है। ये चीज अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आप उस न्यूरॉन सिस्टम वाले डायग्राम के अंदर देखेंगे, तंत्रिका तंत्र के डायग्राम में देखेंगे, तो आपको सारी बातें समझ वहां से आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया है रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इन ऑर्डर टू
सजीवों में प्रजनन होता है जिससे या फिर ताकि। सजीवों में प्रजनन क्यों होता है? रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन मेनली इसलिए होता है ताकि हम आगे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को क्या कर सके, उनको बढ़ा सके, तो उनको वापस से रीजनरेट कर सके। ठीक है, रीजनरेट, या फिर हम बोल सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी का विकास हो सके, पीढ़ी दर पीढ़ी की वृद्धि हो सके, तो वो ऑप्शन हमें देखना है। तो अगर हम बात करें, देखिए, कीप द इंडिविजुअल अलाइव, शिशु को जीवित रखने के लिए नहीं। फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, ऊर्जा स्तर को नियंत्रण रखने के लिए इसलिए भी नहीं किया जाता प्रजनन। मेंटेन ग्रोथ, वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए। वृद्धि नियंत्रण का काम तो हार्मोन कर लेते हैं। हाँ, कंटिन्यू द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी प्रजाति को दर प्रति दर आगे बढ़ाया जा सकता है या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपसे बोला गया है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण हम जानते हैं क्या होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का अर्थ हो गया कि ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन, तो जो है अगर हम बात करें ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन गेन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन गेन होता है या हाइड्रोजन लॉस होता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है उसका ग्रहण होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन ग्रहण होता है या फिर हाइड्रोजन का त्याग होता है, उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो हमें पूछा गया है कि डज नॉट शो एन ऑक्सीडेशन, इन चारों ऑप्शनों में से कौन ऐसा ऑप्शन है जो ऑक्सीडेशन को शो नहीं करता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन को शो नहीं करता है, कौन नहीं करता है? पहली बात, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और गेन ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन को शो करेगा, ऑक्सीजन का ग्रहण ऑक्सीजन को शो करेगा। ऑप्शन नंबर बी, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन का त्याग थोड़ी ना होता है, ऑक्सीजन का तो ग्रहण होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक तो नॉट ऑप्शन के लिए। हाँ, ऑप्शन नंबर सी के अंदर बोल रखा है गेन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का ग्रहण। तो हाइड्रोजन ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर हाइड्रोजन का तो त्याग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा। एनओटी का मतलब हो गया नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज तो इसके अंदर है ही नहीं। तो बी और सी कौन से ऑप्शन हो गए? बी और सी हमारे जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया को नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं लास्ट एमसीक्यू के अंदर आज के। तो लास्ट एमसीक्यू, इसके बाद में हम देखेंगे 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल, ये ब्रेन है, पी मत समझिएगा इसको, ब्रेन लिखा हुआ है ये। हाँ, मस्तिष्क का कौन सा भाग ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी को नियंत्रित करता है? तो ब्लड प्रेशर हम समझते हैं क्या हो जाता है कि जब हमारे ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हाथों के पट्टे जैसी चीज बांधते हैं, फिर उससे ब्लड प्रेशर का मापन किया जाता है। वरना आजकल मशीनें आ गई है, स्पाइगनोमेनोमीटर जिसे हम बोला जाता है, ब्लड प्रेशर नापने के काम में आता है। और सामान्य व्यक्ति की ब्लड प्रेशर जो होती है वो होती है 120, 120, 80। ठीक है, इतनी होती है। हाँ, अब विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है? तो देखिए, ब्लड प्रेशर जो हो गया वो हो गया एक अनैच्छिक क्रिया हो गई, इनवॉलेंट्री एक्शन हो गया। क्या हो गई? इनवॉलेंट्री एक्शन, अनैच्छिक क्रिया हो गई। और अनैच्छिक क्रिया का मतलब होता है कि जिन पे हमारा नियंत्रण नहीं है, जैसे कि दिल धड़कना हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इनके और सांस लेना हो गया, इन पे हमारा क्या कंट्रोल है क्या? नहीं, ये अपने आप होती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया, इस प्रकार को क्रियाओं को हम बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया यानी कि इनवॉलेंट्री एक्शन। तो अब हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि जो ब्लड प्रेशर है ये एक प्रकार की इनवॉलेंट्री एक्शन है। ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है ये क्या है? इनवॉलेंट्री है, यानी कि अनैच्छिक क्रिया है। और इस अनैच्छिक क्रिया को हमारे मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग कंट्रोल करता है? तो ये करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करता है हिंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क करता है? पश्च मस्तिष्क। अब आपको इनके अंदर देखने हैं कि पश्च मस्तिष्क के कौन कौन से भाग एकदम सही देख रहे हैं। अब इसके अंदर क्या गया? पश्च मस्तिष्क का तीनों भाग या तो फिर 2 भाग जो है वो सही दे रखे हैं। तो अब हमें चेक करना है कि पश्चिम मस्तिष्क के कौन से भाग होते हैं और वो कौन कौन से, इसके अंदर ही 4 ऑप्शन में देखने कौन कौन सही भाग हमें दे रखे हैं। तो ये क्या? पश्चिम मस्तिष्क। ब्लड प्रेशर कभी भी आया तो याद रखना है कौन सा ब्रेन होगा? हिंड ब्रेन होगा। चलिए, हिंड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे पहले होता है पोन्स, फिर होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा और फिर होता है सेरेबेलम। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में सीधा सीधा दिख रहा है, पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम। तो ये जो पार्ट होते हैं हिंड ब्रेन के सब पार्ट होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। चलिए, एमसीक्यू हमारे हो चुके हैं। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर, जिनके अंदर हमें लिखने का काम होता है। ये तो टिक लगाने वाले काम हो गए। अब ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि राइट वन
एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दे। तो सबसे पहले द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जब अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिएगा, पहले हम अभिक्रिया लिखते हैं ताकि हम एग्जाम के अंदर अगर मान लीजिए अभिक्रिया आ जाए तो उसको भी हम लिख सके, और उसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया को पहले मैं समझाता हूं आपको। द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है क्या है? ऐसे अभिक्रिया आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसे अभिक्रिया जिसके अंदर विस्थापन की प्रक्रिया दो बार देखने को मिलती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच अगर अपन बात करें रिएक्टेंट्स के बीच में क्या होता है, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर हम बोलते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, ये जो प्रक्रिया होगी ना, ये देखिए अभिकारक के अंदर ही होगी। क्यों अभिकारक के अंदर क्यों होगी? क्योंकि अभिकारक तो अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण कर देंगे, उत्पाद बनने के बाद थोड़ी ना क्रिया होगी, क्रिया तो अभिकारकों के मध्य होती है। क्यों? क्योंकि अभिकारक ही सदैव क्रिया करते हैं और वे क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य यानी रिएक्टेंट्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हमसे पूछा गया एग्जांपल, तो एग्जांपल बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल एक अच्छा सा। जैसे कि हम बात करें, हाँ देखिएगा, हाँ ये देखिए जो लवण है NaCl जो है, इसने अभिक्रिया करी BaSO4 के साथ में। तो NaCl जो है BaSO4 के साथ में अभिक्रिया करके क्या करेगा, ये जो है, अब देखिए आयंस का एक्सचेंज होगा, यानी जो Na है ये चला जाएगा सल्फेट आयन के पास में, और ये जो Ba है ये आ जाएगा Cl के पास में, यानी कि यहाँ पे निर्माण होगा Na2SO4 प्लस Ba। अरे ये थोड़ी सी रिएक्शन हमने थोड़ी उल्टी लिख दी है, देखिएगा। हाँ देखिए Na2SO4 जो होता है उसकी अभिक्रिया हम कराएंगे BaCl2 के साथ में। तो Na2SO4 की अभिक्रिया BaCl2 के साथ में कराएंगे तो देखिएगा Na के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, Na के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, SO4 यानी कि सल्फेट के ऊपर हो गया नेगेटिव चार्ज। इसके बाद में अगर हम बात करें बेरियम के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो अब देखिए पॉजिटिव वाला जो है वो नेगेटिव वाले के साथ जाएगा, अभिक्रिया होगी, आयन के अंदर ही टूट चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, पॉजिटिव वाला जो होगा वो नेगेटिव वाले के साथ जाएगा, यानी Na जो है ये Cl के साथ में जाएगा और ये Ba जो है ये SO4 के साथ में जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे निर्माण होगा NaCl 2NaCl प्लस BaSO4 बेरियम सल्फेट, ठीक है। मतलब सोडियम सल्फेट जो है इसने बेरियम क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करी और सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का निर्माण करा, और इस प्रकार की अभिक्रिया को हमने क्या बोल दिया, इस प्रकार की अभिक्रिया को हमने बोल दिया द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चलिए बच्चों अब क्वेश्चन सेकंड की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड के अंदर बोल रखा है ऑन हीटिंग ब्लू कलर कॉपर सल्फेट टर्न्स व्हाइट, कि नीले तोते को जब हम गर्म करते हैं, फॉर्मूला ऐसा है नीला तोता, जब इसको हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये जो
सफेद रंग में बदल जाता है, क्यों, इसका कारण क्या है? सबसे पहले नीला तोता होता क्या है वो देखिए। CaSO4.5H2, ठीक है, CaSO4.5H2। तो इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये जो है ये बन जाता है, गर्म करने पे ये हो जाता है CuSO4। CuSO4 होगा यहाँ पे, ठीक है, CuSO4 के अंदर परिवर्तन। अब यहाँ पे क्या देखने को मिला कि जब हम अगर बात करें, जब हम नीले तोते क्या करा, गर्म करा, तो ये जो है जल का निर्जलीकरण देखने को मिला, यानी कि जल का निर्जलीकरण हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, जल जो होता है वो वाष्पीकरण के रूप में बाहर उड़ गया और ये हमें केवल और केवल CuSO4 देखने को मिला, जिसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। तो यहां से हमें आंसर मिल गया इसका, ये हो गया नीला। हाँ, ये हो गया नीला तोता और ये हो गया हमारे पास में श्वेत, सफेद। सफेद क्यों हो जाता है, क्यों, क्योंकि जब इसका कारण हो गया, जब नीले तोते को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो जल का क्या होता है, जल का वाष्पीकरण हो जाता है। और इसी, हाँ जी, तो हमने देखा जब नीले तोते को गर्म किया जाता है तो जल का निर्जलीकरण हो जाता है, जल का क्या हो जाता है, निर्जलीकरण, या फिर हम बोल सकते हैं कि जल जो है वाष्पीकृत हो जाता है, जल का वाष्पीकरण या निर्जलीकरण। हो जाता है, जिसके कारण ये श्वेत हो जाता है, हो जाता है जिसके कारण यह श्वेत हो जाता है या सफेद हो जाता है। ठीक है, अब इसको अगर मैं बोलूं तो क्या होगा कि जब हम ब्लू विट्रियोल को गर्म करते हैं, ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट को गर्म करते हैं, तो ब्लू विट्रियोल ही बोलते हैं इसे हम। तो यहाँ पे क्या होगा कि वाटर जो होता है वो एनहाइड्रेटेड हो जाता है, इसे हम बोल देंगे निर्जलीकरण को, हम यहाँ बोल देंगे एनहाइड्रेटेड। वाटर क्या हो जाएगा, एनहाइड्रेटेड हो जाएगा, और एनहाइड्रेटेड होने के कारण क्या हो जाएगा, ये व्हाइट हो जाता है, बस सिंपल सी बात है। अब देखिए, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। ये बहुत, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड को आपको क्या बनाना है, इसका आपको बनाना है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के लिए क्या होगा कि एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, ठीक है, एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है। अब कार्बन की अगर मैं बात करूं, कार्बन और ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो कार्बन और ये ऑक्सीजन, तो कार्बन के बाह्यतम कोश में अगर हम बात करें, कार्बन के पास में कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऑक्सीजन के पास में नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या होती है 8। कितने हो गए, 8 हो गए, 6 होते हैं एक के पास 8 होते हैं। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी होती है तो उससे उस समय में केवल और केवल मतलब होता है बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों से। किससे मतलब होता है कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन से हमें मतलब होना चाहिए, और बाकी के जो फुलफिल है यानी कि जिनका विन्यास पूर्ण है उनसे हमें कोई मतलब नहीं होता। कि बाह्यतम कोश के अंदर अंतिम, अगर हम बात करें अंतिम कोश है बाह्यतम कोश की, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं लास्ट शेल के अंदर। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कार्बन की, तो कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये होता है 2 और 4। पहले शेल के अंदर 2 आते हैं, हमेशा ये पता है, दूसरे के अंदर 8 आते हैं, पर कार्बन के पास 6 है, इसलिए दूसरे के अंदर इसके पास कितने आए हैं, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो यानी कि कार्बन के अंतिम कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 4। तो इस 4 को हमने यहाँ पे ऐसे जमा दिया। आप क्रॉस से भी दर्शा सकते हैं और डॉट से भी दर्शा सकते हैं। जैसे हमें डॉट बोला है तो हम डॉट का यूज कर लेते हैं। हाँ, चलिए, कार्बन
कार्बन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन है। इसके बाद में डॉट स्ट्रक्चर, ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। चलिए अब इसके बाद में ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन की किसकी, कार्बन के पास हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, किस तरह से डिवाइडेड होते हैं, ये हो गए 2 एंड 4। अब बात कर रहे हैं हम ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से डिवाइडेड होते हैं, ये होते हैं 2 और 6। यानी कि अंतिम उपकोष हमें इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर बनाते समय किससे मतलब होना चाहिए, केवल और केवल अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन से। तो ऑक्सीजन के पास में अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि इस प्रकार जमे हुए होंगे, 2 इधर और 2 इधर, 2 इस साइड में, 2 इस साइड में और 2 इस साइड में। ठीक है। अब क्या होगा कि CO2 के फॉर्मेशन में अब हर एटम चाहता है, हर परमाणु चाहता है उसका अष्टक पूरा हो। सबसे पहले ये वाला ऑक्सीजन चाहेगा कि मेरा अष्टक पूरा हो, पर अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, बेचारे पास मजबूरी फंस गई। तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए बिना भी काम कर सकता है। क्या कर सकता है, ये कार्बन से जाके बोले, कार्बन भैया मेरे को आप एक काम करो, 2 इलेक्ट्रॉन की आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो। कार्बन कहेगा तेरे साथ मैं पार्टनरशिप क्यों करूं, ये कहेगा कि कार्बन भैया अगर आप मेरे साथ में पार्टनरशिप करते हो तो मेरा तो ऑक्टेव पूरा होगा, मेरे 2 इलेक्ट्रॉन भी आपके काम आ सकते हैं। वापस समझिएगा, ये आएगा, ये ऑक्सीजन आएगा कार्बन के पास में, कार्बन कहेगा कार्बन भैया आप एक काम करो मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, ऐसे पार्टनरशिप कर लो। ठीक है, ये पार्टनरशिप इसने कर ली, ये हम शो कर रहा हूं, मैं आपको अभी शो कर रहा हूं। ठीक है, ये पार्टनरशिप इसने इसके साथ में कर ली। पार्टनरशिप करेगा तो अब देखिए पार्टनरशिप करेगा तो क्या होगा यहाँ पे, हाँ पार्टनरशिप करी इसने इस इलेक्ट्रॉन के साथ में। चलिए ठीक है, पार्टनरशिप कर ली, ये इस प्रकार पार्टनरशिप करिए, हाँ ये पार्टनरशिप कर ली। अब पार्टनरशिप से कार्बन को क्या फायदा होगा, कार्बन को ये फायदा होगा कि इसके 2 इलेक्ट्रॉनों का उपयोग कार्बन भी कर सकता है। अब कार्बन के पास खुद के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, साझेदारी द्वारा। सर अब 6 हो चुके, पहले खुद के कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 हो गए, पर साझेदारी, इस ऑक्सीजन की साझेदारी के बाद में कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। परंतु अभी भी कार्बन को अपना एक अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो कार्बन क्या करेगा, इस वाले ऑक्सीजन के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी और कर लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने में इस ऑक्सीजन को क्या फायदा है, इस ऑक्सीजन को एक फायदा है कि इसके पास खुद के तो 6 इलेक्ट्रॉन है, पर जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा इसका भी अष्टक पूर्ण आ जाएगा। और अष्टक का नियम यही कहता है कि कोई भी परमाणु खुद के 8 इलेक्ट्रॉन पूरी करने की सबसे पहले कोशिश करता है। तो ये वाला जो कार्बन है ये इस ऑक्सीजन के साथ में भी 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। और इस प्रकार देखिए, इस प्रकार साझेदारी करी इसने। अब देखिए कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, 2 4 6 8। इस ऑक्सीजन के भी 8 पूरे हो चुके हैं, 2 4 6 8। पार्टनरशिप बॉन्डिंग है, ये इलेक्ट्रॉन जो है साझेदारी के, ये न कार्बन के हैं न ऑक्सीजन के हैं, इनके बीच में पार्टनरशिप का है। ठीक है, साझेदारी का बंध है। हाँ इसी प्रकार इस ऑक्सीजन के भी ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं और ऐसे बनता है CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। केवल एक चीज पता रहनी चाहिए कि कार्बन और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन होने के बाद में कि कौन से इलेक्ट्रॉनों का हम उपयोग कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए। तो कौन से इलेक्ट्रॉनों का कर सकते हैं, केवल और केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का हम उपयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार बनेगी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में साझेदारी का बंध सदैव ही पाया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है राइट 2 यूजेस ऑफ पीएच स्केल। पीएच स्केल के 2 उपयोग लिखो। तो पीएच स्केल जो है, सबसे पहला पीएच का हम उपयोग करते हैं किसी भी विलयन की, अगर चेक करें विलयन की प्रकृति जानने के अंदर। ठीक है, क्या हो गया कि मान लीजिए हमें कोई विलयन दे दिया गया लेबोरेटरी के अंदर और हमें पता नहीं है कि ये एसिडिक है या बेसिक है, यानी कि अम्लीय है क्षारीय है। तो सबसे पहले पीएच स्केल का हम उपयोग करते हैं। अगर उसकी पीएच 7 से कम आती है तो हम कह सकते हैं ये अम्लीय है, 7 से ज्यादा आती है तो क्षारीय है। तो यानी विलयन की प्रकृति पहचानने में, विलयन की प्रकृति पहचानने में, टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, कि वो जो है एसिडिक सॉल्यूशन है या फिर बेसिक सॉल्यूशन है, विलयन की प्रकृति को पहचानने में। टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन।
हाँ, अब दूसरा देखिए, दूसरा अगर हम बात करें खेतों के अंदर भी स्केल का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे चेक करा जाता है कि जो मिट्टी हम उपयोग में ले रहे हैं वो उपजाऊ है या नहीं है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि इट इज यूज इन, अगर हम बात करें खेतों के अंदर यूज किया जाता है तो इन प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, या फिर हम बोल सकते हैं कि, या फिर मुख के अंदर भी पीएच का उपयोग होता है। ठीक है, टूथ डिके जिसका हम बोलते हैं, अगर हमारे दांत अगर खराब होने लग जाते हैं तो उस समय भी हम मुख की पीएच चेक कराते हैं कि मुख की पीएच का मान क्या हो गया, घट जाता है। या फिर अम्ल वर्षा का पता करने में सबसे अच्छा उपयोग है अम्ल वर्षा का पता करने के अंदर। हाँ, ये देखिए अम्ल वर्षा या फिर वर्षा की पीएच ज्ञात करने के अंदर सीधा सीधा ये बोल सकते हैं ना आप, वर्षा की पीएच, अम्ल वर्षा की पीएच ज्ञात करने में। या फिर इसको ऐसा बोल दीजिएगा केवल और केवल इसकी, इसको बाद में लिख दीजिएगा, केवल और केवल वर्षा की पीएच ज्ञात करने में किया जाता है। वर्षा की पीएच अगर हमें ज्ञात हो जाएगी, अगर वो 5.6 से नीचे आती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एसिडिक एसिड रेन। ठीक है, पीएच कितनी होती है 5.6 से नीचे, तो उस प्रकार की वर्षा को हम बोल देंगे अम्ल वर्षा, यानी वर्षा की पीएच ज्ञात करने में। चलिए, ये हो गई हमारे पास में अम्ल वर्षा। हाँ, पीएच स्केल के दो उपयोग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो राइट द लॉ ऑफ ट्रेड्स, यानी त्रिक का नियम लिखिए। अब ये सबसे पहली बात, त्रिक का नियम क्या है? तो त्रिक का नियम जो है 5वें चैप्टर के अंदर डोबेराइनर का नियम जो है, सबसे पहले उसके अंदर हमने पढ़ा था। डोबेराइनर ने दिया था ये 5वां पार्ट पीरियोडिक टेबल वाले के अंदर, आवर्त सारणी के अंदर। तो उस त्रिक के नियम की एक खासियत थी। त्रिक के नियम की क्या खासियत थी, जैसे मैं आपको बताऊं, त्रिक के नियम को यहाँ पे अप्लाई करके जैसे देखिएगा। तो इस त्रिक के नियम की एक खासियत क्या थी कि त्रिक के नियम के अंदर सबसे पहले त्रिक का मतलब समझिएगा। त्रिक का अर्थ क्या होता है? हाँ, त्रिक का मतलब होता है तीन तत्व। क्या होता है? त्रिक का मतलब होता है तीन तत्व। तीन तत्व, उसने तीन तत्वों को कैसे जमाया? बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में जमाया। यानी ये देखिए, ये था उसका पहला त्रिक। ठीक है, लीना के। अब लिथियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 7, सोडियम का होता है 23 और पोटेशियम का होता है 39, यानी कि 39। अब इस तरह के नियम की खासियत थी, क्या खासियत थी कि पहले और तीसरे तत्व का औसत परमाणु भार। अब औसत कैसे लेते हैं हम? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, नीचे एवरेज ऐसे निकालते हैं कि सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल ऑफ नंबर्स, यानी आंकड़ों का योग। तो इन दोनों का एवरेज औसत परमाणु भार, परमाणु भार ये दे रखा है, इन दोनों के परमाणु भार का औसत किसके बराबर आएगा? बीच वाले के, यानी कि मिडल एलिमेंट के, या तो बराबर आएगा या फिर लगभग बराबर आएगा। तो ये हम यहाँ पे देखिए तो देखिएगा 7 + 39 बटावा 2, इसका एवरेज ऐसे निकालेंगे हम। तो इसका जो एवरेज निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 46/2, यानी कि 23। और ये 23 किसके इक्वल आ रहा है? ये जो 23 है, क्या ये इसके इक्वल आ रहा है? ये दोनों क्या आ रहे हैं? एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, यानी यही त्रिक का नियम कहता है। इस नियम के अनुसार क्या होता है? अब फटाफट थ्योरेटिकल फॉर्म हम लिख लेते हैं। तो इस नियम के अनुसार पहले त्रिक के अंदर उपस्थित पहले एवं तीसरे तत्व का औसत परमाणु भार बीच वाले तत्व के, यानी कि मध्य वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर या लगभग बराबर आता है। इस नियम के अनुसार बराबर आप नहीं कह सकते, हर केस में आप बराबर नहीं कह सकते कि उसने तीन तरीके हमारे बुक के अंदर दे रखे हैं, बाकी दो के अंदर बराबर नहीं आता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल आता है, लगभग बराबर आता है, इसलिए हम हर बार यहाँ पे बराबर नहीं कहेंगे। ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर हमें बराबर देखने को मिलता है, बाकी केसों के अंदर अप्रोक्सीमेटली इक्वल यानी कि लगभग बराबर देखने को मिलता है। तो इस नियम के अनुसार किसी त्रिक में पहले तत्व, पहले एवं तीसरे तत्व का औसत परमाणु भार एवरेज एटॉमिक मास, औसत परमाणु भार बीच वाले, या फिर जिसे हम बोलते हैं सेकंड एलिमेंट। ठीक है, सेकंड तत्व, बीच वाले या फिर सेकंड एलिमेंट, तत्व बोल दीजिए, सेकंड एलिमेंट या तत्व,
बीच वाले तत्व के क्या होता है, बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है, बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर या लगभग बराबर, दोनों सिचुएशन आपको लिखनी है। हर बार मैंने बताया हर बार बराबर पॉसिबल नहीं होगा। परमाणु भार के बराबर या फिर लगभग बराबर होता है। इक्वल या फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, ये किस प्रकार होगा ये हमने यहाँ पे देख लिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, यही होता है त्रिक का नियम। हाँ, अब त्रिक के नियम के बाद में हम आ जाते हैं, इन विच फॉर्म मैसेज आर ट्रांसफर्ड इन न्यूरॉन। तंत्रिका के अंदर संदेश किस रूप में भेजे जाते हैं? तो इसके अंदर जब मैंने चैप्टर 7 पढ़ाया था तो उसके अंदर इसका आंसर अच्छे से बताया था कि अगर हम बात करें न्यूरॉन के अंदर तो ये जो मैसेज होते हैं एक फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं, उस फॉर्म को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स, यानी विद्युतीय आवेग के रूप में एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में मैसेज होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। एक तंत्रिका दूसरी तंत्रिका से जुड़ी होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, संदेश जो होगा वो आगे ट्रांसफर होगा, किस फॉर्म में होता है, वो होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में, विद्युतीय आवेग। विद्युतीय आवेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसके अंदर बोला गया है कि क्लोर एल्कली प्रोसेस यानी क्लोर क्षार प्रक्रिया की अभिक्रिया लिखिए। इस बार केवल और केवल हमें क्या लिखनी है, अभिक्रिया। तो अभिक्रिया क्या होता है, लवण के जलीय विलयन के अंदर क्या प्रभावित करेंगे हम, विद्युत धारा। तो किसका निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कॉस्टिक सोडा का निर्माण होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसें मुक्त होती है। तो हम यहाँ बोल देंगे लवण का जलीय विलयन ये हो गया NaCl + H2O, ये हो गया लवण का जलीय विलयन। इसके अंदर हमें क्या प्रभावित कर दी, इसके अंदर हमने प्रभावित कर दी धारा, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे इसके अंदर देखने को मिलेगा कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन गैस सेपरेट होगी और क्लोरीन गैस का निर्माण होगा। देखिए तो इस प्रोसेस को हमने बोल दिया क्लोर क्षार प्रक्रिया, ठीक है, क्लोर क्षार प्रक्रिया। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो जब हमें केवल और केवल क्या बोला जाए, केवल और केवल अगर रिएक्शन पूछ जाए तो रिएक्शन पता नहीं है, और पूरा प्रोसेस पूछे तो हमें बताना है कि लवण के जलीय विलयन के अंदर धारा प्रवाहित करने पे कॉस्टिक सोडा, इसका एक और नाम है जिसे हम जानते हैं प्रचलित है, कॉस्टिक सोडा भी बोला जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा भी बोला जाता है, कॉस्टिक सोडा। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए तो क्या हो जाएगा, NaOH। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो व्हाई इट इज सेड टू ईट आयोडाइज सॉल्ट, कि आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है। तो पहली बात तो आयोडीन युक्त जो नमक है वो नियंत्रण रखता है हमारे ब्लड प्रेशर और हृदय स्पंदन के अंदर, यानी हार्ट बीट को जो है मेंटेन रखता है। सबसे पहली बात तो ये हुई, ठीक है, यानी कि आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडाइज्ड सॉल्ट maintain iodized salt maintain the level of sorry हिंदी में लिखना था, अच्छा, the level of BP and heart beat। हाँ, आयोडीन युक्त नमक क्या करता है, ब्लड प्रेशर और हृदय स्पंदन की प्रक्रिया को नियंत्रण रखता है। हम लिखेंगे यहाँ पे आयोडीन युक्त नमक युक्त लवण ब्लड प्रेशर एवं हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट
स्पंदन की क्रिया को नियंत्रित रखता है की क्रिया को नियंत्रित रखता है। इसके अलावा जब हम क्या कहते हैं, अगर आयोडीन कम मात्रा में खाते हैं, देखिए जो आयोडीन कम मात्रा में खाते हैं उनके एक रोग हो जाता है गलकंड रोग, ग्वाइटर रोग जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में ग्वाइटर, हिंदी में गलकंड रोग बोलते हैं, जिसके अंदर देखिए गले के अंदर एक बहुत मोटी गांठ हो जाती है तो उसे गलकंड रोग बोलते हैं। यानी कि आयोडीन युक्त अगर हम नमक नहीं खाएंगे तो उससे गलकंड रोग भी हो जाता है, एवं इसकी कमी से गलकंड रोग भी हो जाता है। इसलिए हमें क्या दी जाती है, इसलिए हमें सलाह दी जाती है कि हमें कौन सा नमक खाना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। इसलिए हमें इनसे इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, आयोडीन युक्त नमक ही ज्यादा खाते हैं, जैसे कि टाटा सॉल्ट, उसके अंदर आयोडीन की काफी प्रचुर मात्रा होती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, राइट द नेम ऑफ नॉन मेटल, अच्छा ये पूरी अधातु, हाँ उन अधातु के नाम लिखो जिनके गलनांक उच्च होते हैं, जिनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। पहली बात तो अगर कोई अधातु है तो पूरी अधातुओं के अंदर एक्सेप्शन केस के अलावा, अपवाद के अलावा क्या होता है, सभी अधातुओं का जो होता है गलनांक वो बहुत ही कम होता है। परंतु दो ऐसी अधातु के अंदर दे रखी है जिनका गलनांक क्या होता है, बहुत ज्यादा उच्च होता है। तो उनके नाम है, सबसे पहले एक है ग्रेफाइट और एक है डायमंड यानी कि हीरा। एक हो गया ग्रेफाइट एवं हीरा। ग्रेफाइट और डायमंड का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड है, ठोस है, इनको गालने के लिए या फिर इनको मेल्ट करने के लिए, द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए बहुत ज्यादा तापमान देना पड़ता है। ग्रेफाइट एंड डायमंड। चलिए बच्चों, अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लेक्चर का। तो इसके अंदर बोल रखा है डिफाइन सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है? सिनेप्स का मतलब होता है कि जब एक तंत्रिका दूसरी तंत्रिका से जुड़ी होती है, हम सबको पता है कि बहुत सारी तंत्रिका एक साथ दूसरे के साथ जुड़ी होती है, तो क्या होता है, पहली तंत्रिका अंतिम भाग और दूसरी का, देखिए अगर कोई चीज जुड़ा है, जैसे मान लीजिए इससे एक और अगर मैं मार्कर जोड़ू तो कैसे जुड़ेगा, इसका अंतिम भाग दूसरे वाले के प्रारंभिक भाग से जुड़ेगा। और जब ये दोनों जुड़ते हैं तो सिनेप्स क्या होता है कि दो तंत्रिकाओं के बीच का गैप होता है, उनके बीच का रिक्त स्थान होता है। तो जब दो तंत्रिकाएं जुड़ती है तो पहली का तो कौन सा भाग होगा, अंतिम भाग, और दूसरी का प्रारंभिक भाग, ये दोनों जुड़ते हैं तो इनके बीच में एक रिक्त स्थान रह जाता है, उसे हम सिनेप्स के नाम से जानते हैं। यानी कि ये हो गया पहली तंत्रिका, या फिर इसको ऐसे बोल दीजिए, जब दो तंत्रिकाएं आपस में जुड़ती है, जब दो तंत्रिकाएं आपस में जुड़ती है तो उनके, तो पहली तंत्रिका का अंतिम भाग एवं दूसरी तंत्रिका का पहली तंत्रिका का अंतिम भाग का अंतिम लिख लीजिए, का अंतिम भाग एवं दूसरी तंत्रिका के प्रारंभिक भाग
के बीच के स्थान को इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सिनेप्स, को सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज सिनेप्स। ठीक है, दो तंत्रिकाओं के बीच के भाग को हम कहते हैं, पर शर्त क्या होनी चाहिए कि इसका अंतिम भाग होना चाहिए उसका प्रारंभिक भाग, तो इनके बीच का जो स्थान होता है उसे बोलते हैं सिनेप्स। चलिए बच्चों, आज के क्वेश्चन हमने खत्म कर दिए हैं। अब एक और क्वेश्चन सीरीज, एक दो तीन जितनी भी है क्वेश्चन सीरीज हम और लेके आएंगे, जिसके अंदर हम हाफ ईयरली के लगभग सारे क्वेश्चंस को हम कवर कर लेंगे। तो तब तक के लिए आप सारे पढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।